All right, class 9. Now we move on to the lecture 2 of chapter 2, Constitutional Design. So, in this chapter, you have seen that there is a constitution topic we are discussing. Why do we need a constitution? So, South Africa is the best example if we talk about the constitution, the need of the constitution. Okay. कल आपने देखा था कि नेल्सन मंडेला को 28 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था और जब उन्होंने उनको रिलीज किया गया उनके साथियों के साथ तो वो प्रेसिडेंट चुने गए देश के और उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन का काम किया। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बन के निकला जो पूरी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माना गया था और दैट इज वाई वो आपकी बुक में भी आज आया है। ये इसकी इम्पोर्टेंस ही इसको बताती है कि इंडिया की एनसीईआरटी की चैप्टर जो है सेकंड वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है किसी देश के बारे में पढ़ना। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका जो है इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, ये सुप्रीम लॉ है रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का। सो आगे की कहानी हम इसमें देखते हैं टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। As protests and struggles against apartheid has increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under the rule through repression. The white regime changed its policies. और जब ये आपने देखा था कल कि इंडिया के जो लोग वहाँ पे गए थे, कलर्ड पीपल, ब्लैक पीपल, so different people, worker unions, they all protested and struggled against the apartheid system. तो ये विदेशी सरकार या जो गोरी सरकार वहाँ पे थी उसको ये लगा कि ये अब आगे रूल नहीं कर पाएंगे, रिप्रेशन यानी इतनी दबा के इनको नहीं रख सकते हैं। तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज को चेंज कर लिया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, जो लॉज थे काले गोरे का भेद करते थे उनको हटा लिया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया वर लिफ्टेड, मीडिया पे जो बैन था, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने पे जो बैन था वो हटा लिए गए। After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of jail as a free man. 28 साल बाद नेल्सन मंडेला को रिहा किया गया। Finally, at the midnight of 26th April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking a newborn democracy in the world. और 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका बना और इसका झंडा लहराया गया। एक नई डेमोक्रेसी का दुनिया में जन्म हुआ। द पार्थिड्स गवर्नमेंट केम टू एन एंड, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। और 1994 में आज़ाद होने के साथ ही गोरी सरकार जो थी वो हट गई थी और उसकी जगह एक मल्टी रेशियल, विभिन्न जातियों की यानी विभिन्न कलर की अगर आप बात करें तो वो यहाँ पे सरकार बना दी गई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब डिस्कशन की बात आई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनाया जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर जो ब्लैक मेजोरिटी थे वो इस बात के लिए इंश्योर करना चाहते थे दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज। दे वांटेड सब्सटैंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। जो ब्लैक मेजोरिटी पीपल थी, आपको पता है 3/4 पीपल वर ब्लैक इन साउथ अफ्रीका, वो इस बात के लिए श्योर होना चाहते थे कि उनका जो मेजोरिटी है उसके रूल के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, क्योंकि आपको पता है सामाजिक और आर्थिक रूप से वो काफी पिछड़े हुए थे। तो वो अपने लिए एक ऐसा रूलिंग चाहते थे जो उनको इकोनॉमिक और सोशल राइट प्रोवाइड कर सके। द व्हाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट हिज प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। और उसके उलट जो व्हाइट माइनॉरिटी थी, जो अंग्रेज थे, वो इस बात के लिए ज्यादा कीन थे, ज्यादा उत्सुक थे कि उनके जो अधिकार हैं, प्रिविलेजेस यानी स्पेशल अधिकार, विशेष अधिकार, और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि आपको पता है व्हाइट ने ब्लैक्स पे रूल किया है, काफी खतरनाक तरीके से रूल किया था। तो व्हाइट के मन में ये डर आना स्वाभाविक था कि ब्लैक रूल में आने के बाद उनसे उनकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे, उनसे उनके अधिकार छीन लेंगे। तो ये व्हाइट पीपल का फियर था। दे वर स्केर्ड बाय द ब्लैक मेजोरिटी, दे वर स्केर्ड बाय देयर
their deeds, what they have done. After long negotiation, both parties agreed to a compromise. और एक नेगोशिएशन होने के बाद ब्लैक और वाइट ये जो दो ग्रुप थे, ये इनकी पार्टियां कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एग्री हुई. कॉम्प्रोमाइज क्या किया गया? The white agreed to the principle of majority rule and that of one person one vote. White ने ब्लैक मेजोरिटी रूल को एक्सेप्ट कर लिया. व्हाइट ने कहा कि ठीक है, ब्लैक मेजोरिटी है इस देश में, तो ब्लैक्स का ही यहाँ पे रूल हम एक्सेप्ट करते हैं. और जिसका मतलब था एक आदमी एक वोट, वन पर्सन वन वोट, यानी हर एक वोट की वैल्यू इक्वल होगी. They also agreed to accept some basic right for poor and the worker. और white people ने कुछ स्पेशल राइट्स जो थे पुअर और वर्कर्स के लिए उनको भी एग्री कर दिया कि हाँ ठीक है, हम गरीबों को और कामगारों को भी कुछ विशेष अधिकार देंगे. जैसे आपको पहले पता है कि इनके साथ काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता था, तो वो अब नहीं होगा. इनको काम दिया जाएगा, काम के पैसे जो थे वो फिक्स कर दिए गए थे, काम के टाइम आवर जो थे वो फिक्स कर दिए गए थे. पहले इनको जानवरों जैसे काम करवाया जाता था, लेकिन अब इनके लिए काम करने का पूरा एक रूल रेगुलेशन था. द ब्लैक एग्री दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट. और ब्लैक ने कहा कि जो हमारा रूल होगा वो मेजोरिटी का जो रूल है, क्योंकि ब्लैक ज्यादा थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा रूल जो है वह एब्सोल्यूट नहीं होगा. एब्सोल्यूट कहते हैं निरंकुश. निरंकुश यानी हम जो तुमने किया है वाइट पीपल वो हम नहीं करेंगे. इस तरह से हमारी जो रूलिंग होगी वो पूरी तरह से बेस्ट होगी, आपको किसी भी तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी. निरंकुश इसे कहते हैं. They agree that the majority would not take away the property of the white minority. और उन्होंने साथ साथ इस बात के लिए भी एग्री किया कि भाई मेजोरिटी जो है यानी हम ब्लैक पीपल तुम्हारी प्रॉपर्टी को नहीं छीनेंगे. ये बहुत बेस्ट बात है. आपके साथ इतना अत्याचार हो और उसके बावजूद आप बदले की भावना ना रखें, उनको माफ करने की हिम्मत रखें, साहस रखें, तो दिस इज द बेस्ट. यू कैनॉट सी बेटर देन दिस. दिस कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट ईजी. हालांकि ये कॉम्प्रोमाइज ईजी नहीं रहा. द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by. और ये कॉम्प्रोमाइज इजी इसलिए नहीं रहा कि क्या पता कल को दोनों में से कोई एक अपनी बात से मुकर जाए, ब्लैक्स उनकी प्रॉपर्टी छीन ले, या ब्लैक जो अभी एग्री कर रहे हैं बाद में एग्री करने से मना कर दें, तब क्या होगा. तो यहाँ पर एक ये निर्णय लिया गया कि आपसी जो विश्वास है इसको बनाए रखने के लिए वो कुछ रूल रेगुलेशन लिखेंगे जिसको सभी को मानना होगा, और उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. After the emergence of the new democratic South Africa, black leader appealed to fellow black to forgive the white for the atrocity they had committed while in power. तो पावर में आते ही साउथ अफ्रीका के ब्लैक लीडर ने अपने साथी ब्लैक से कहा कि भाई इन वाइट्स पीपल को आप माफ कर दें, जो भी अत्याचार इन्होंने तुम पर किए हैं उसे आप भूल जाएं और माफ करें. They said, let us build a new South Africa based on equality of all races, men and women. उन्होंने कहा हम सब मिलकर एक ऐसा साउथ अफ्रीका बनाएंगे जहां पर सभी जात इंसान एक समान होंगे, जहां पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज होंगी, सोशल जस्टिस होगा एंड ह्यूमन राइट्स होंगे. लोगों के पास अधिकार होंगे, डेमोक्रेसी होगी और समाज में न्याय होगा. The party that ruled through the oppression and brutal killing and the party that led the freedom struggle set together to draw up a common constitution. वो पार्टी जिसने अत्याचार किए लोगों को बुरी तरह से मारा और वो पार्टी जिसने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, दोनों ने एक साथ बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया. After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution in the world ever had. और 2 सालों बाद फाइनली वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन पे आए
जहां पर दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन पुट अप होता है, ऐसा क्यों है? साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया भर के डेमोक्रेसीज को इंस्पायर करता है, प्रेरणा देता है। A state denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy। एक ऐसा देश जिसको पूरी दुनिया 1994 तक अनडेमोक्रेटिक कहती थी, आज डेमोक्रेसी का सबसे बढ़िया मॉडल बनकर उभरा था। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together। और ये जो चेंज था ये क्यों पॉसिबल हो पाया था? क्योंकि इसके पीछे साउथ अफ्रीका के लोगों की दृढ़ शक्ति थी, दृढ़ संकल्प था, उनका मानसिक शक्ति थी, जिसने इस अनडेमोक्रेटिक को बेस्ट डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करवाया। टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंस इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ अ रेनबोरेशन। और अपने पुराने कड़वे अनुभव को भूलते हुए एक सतरंगी देश के रूप में उभर कर आना, ये थे साउथ अफ्रीका के लोग। साउथ अफ्रीका के जो देश है, साउथ अफ्रीका जो देश है वो अपने आप को रेनबो नेशन कहता है, सतरंगी देश। तो कैन यू गैस व्हाई? ये आपके लिए होमवर्क है, इसका फाइंड आउट कीजिएगा कि ऐसा क्यों है। साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन में जब बनाएगा तो मंडेला ने क्या कहा, यहाँ पर उसके स्पीच का ये पार्ट यहाँ पे आया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। साउथ अफ्रीका का संविधान हमारे अतीत और हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य दोनों की बात करता है। ऑन द वन हैंड it is a solemn pact in which we as a South African declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past। एक तरफ हम ये निश्चित करते हैं कि हमारे साथ जो भविष्य अतीत में हुआ है, जो हमारे साथ जाति भेद, रंग भेद की नीति हमारे साथ अपनाई गई, हमारा ब्रूटल एक्सप्लोइटेशन किया गया, वो हम दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे। बट इट इज मोर देन दैट, इट इज ऑल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू वन which is truly shared by all its people, a country which in the fullest sense belong to all of us, black and white, women and men। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है कि हमारा जो देश है वो ऐसे देश के रूप में दुनिया के सामने आए जो सभी लोगों के लिए एक समान हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो। सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में आप पढ़िए। यहाँ पर ये उसका फ्लैग है। So this is end of your lecture 2. Stay tuned for the next lecture. Until then, stay safe and active and make your notes importantly. Okay, thank you.